नहीं मिला? मूवमेंट ऑफ हाँ, सेल्स को अक्रॉस बोलते द हैं। कैपिलरीज जो मूवमेंट होती है वो हमारे जो सेल्स होते हैं वो अक्रॉस योर कैपिलरीज वो मूव करते हैं, सो सम बट दे आर इन कांटेक्ट विद द कैपिलरीज, उस मूवमेंट को हम कीमोटेक्सिस बोलते हैं। ये आपने वहां पढ़ा होगा, जब हम सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने वहां डायपेडेसिस, कीमोटेक्सिस ऐसी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं, वहां से उठाया मैंने क्वेश्चन, व्हाट इज कीमोटेक्सिस। यस मैम। ओके। इसलिए जब भी हम पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी वर्ड कोई भी सेंटेंस आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है। व्हाट इज सैक्रोप्लाज्म? व्हाट इज सैक्रोप्लाज्म? इसका आंसर क्लास में आस्था ने दिया था, व्हाट इज सैक्रोप्लाज्म। आदित्य आपको पता है व्हाट इज सैक्रोप्लाज्म? मैम व्हाट इज सैक्रोप्लाज्म? हर्षप्रीत? व्हाट इज हाँ जी मैम, सैक्रोप्लाज्म? हम जो What is स्टाइलेड the- मसल्स होते हैं उसको साइटोप्लाज्म को बोलते हैं। हाँ, जो स्टायरेटेड जो हमारे मसल्स होते हैं, जो स्टायरेटेड सेल्स होते हैं, उनमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उस साइटोप्लाज्म को आप सैक्रोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़िए, जो भी पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, अपने आप याद हो जाएगा। और कोई डाउट? नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं। कोई डाउट्स नहीं है, कोई बात नहीं, टेस्ट वाले दिन सारे डाउट्स आएंगे, जब हम खुद से पढ़ेंगे ना तभी डाउट्स निकल के आते हैं। हाँ दीपक। मैम मैं बोल रहा था सॉरी कि मैं लैपटॉप से आज क्लास ज्वाइन किया हूँ, फर्स्ट क्लास है मेरा, यहाँ पे माइक ही नहीं ऑन हो रहा है मैम, आप बता सकती हो कैसे माइक ऑन करना है? माइक आपका ऑन ही तो है, आप बात कर रहे हो। मैम ये तो दूसरे फोन से मैं लगाया हूँ, लैपटॉप से वहां से तो हो ही नहीं रहा है। लैपटॉप में जब आप ज्वाइन करते हैं ना तो नीचे आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, एक यस तो मैम, वहां कॉल पे कट करने के करने का बाद दिखता है, ये और एक आपको उस पे अगर आप अपना कर्सर लेकर जाओगे ना, पॉइंटर लेकर जाओगे तो वो दिखाएगा आपको टर्न ऑन माइक्रोफोन। या कंट्रोल प्लस डी दबा दें। हुआ स्टार्ट? भाई देख लियो लैपटॉप में माइक्रोफोन है भी है कि नहीं, हार्डवेयर का इशू आ जाता है कभी कभी। ये देखो हमारे इंजीनियर, सेटिंग्स में जाके चेंज करनी होती है मैम, वहाँ पे यूज कर ये लैप माइक्रोफोन ऑन कैमरा उसमें ऑन करना होता है, उसके बाद ही आती है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो प्रोबेबली उसमें आपको परमिशंस वगैरह देनी पड़ेगी। यस मैम, वहाँ पे देनी पड़ती है। हम कई लैपटॉप में माइक्रोफोन होता ही नहीं है, तो वो भी हाँ पूछ लियो उससे। हाँ, वो हार्डवेयर हो सकता है उसके में इंस्टॉल ना हो, तो डलवाना पड़ेगा। चलिए, ये चीज तो आप लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह देख लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस अब बाकी हम देखते हैं आप कितना पढ़ते हो, टेस्ट देखेंगे आप लोगों का। हाँ मैम दीदी मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो। मैम मेरे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बस जनरल के लिए है। हम्म ये जब फिंगर्स फिंगर्स या फिर कोई भी बोन जब अटैच रहता है और उसमें जब हम लोग प्रेस करते हैं तो एक आवाज होती है ना, जब बहुत ज्यादा कुछ लिख रहे हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो जब फिंगर्स जब प्रेस करते हैं तो एक आवाज होती है, उसके बाद उसकी वो इसलिए होती है क्योंकि बोन्स के बीच में बबल्स आ जाते हैं, एयर बबल्स। तो मैम वो एयर नाइट्रोजन बबल्स वहां पे बबल्स। कैसे आते हैं? हाँ, बताओ भाई तो हर्षप्रीत, मैम वो हर्षप्रीत बताएंगे मैम जो आपको। नाइट्रोजन बबल्स, मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैंने बहुत सारे कहीं सुना था। नाइट्रोजन बबल्स होते हैं मैम, जो बोन्स के बीच में थोड़ी बहुत स्पेस होती है मैम, वहाँ पे वो एयर के फॉर्मेट में पड़े होते हैं मैम। जब उसको कंप्रेस करते हैं तो उन कंप्रेस करने पे मैम जब वो मतलब सब क्लोज आते हैं, जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं जब वो क्लोज आते हैं तो वो सॉर्ट ऑफ छोटा सा हम कह सकते हैं एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन इन सेंस मतलब बर्स्ट होता है मैम वो।
वो नाइट्रोजन का बबल रिलीज बर्स्ट हो, होता है, ऐसा आप बबल कहते हो। बर्स्ट होता है। बट एज पर जितना मैंने देखा उसमें ये बबल वाले कंसेप्ट के ऊपर हमारे पास शायद कुछ एग्जैक्टली एक तरह का हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, मतलब इसका कोई प्रूवन हाँ ऐसे मैम, हमने कभी वो प्रूवन नहीं है देखा ये नहीं मैम, है। इमेजिनरी है, हम सोच के बनाया गया है वो। हाँ दीपक, ये तो अपना उसका कोई वीडियो ऑफ प्रॉपर करिए रीजन नहीं जरा, होता है? आपका वीडियो ऑन है दीपक। सॉरी मैम। हाँ कोई बात। हाँ क्या पूछ रहे हो अदिति? मैम उसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं होता है फिर? नहीं एज सच नहीं होता। देखिए हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप होता है। अब इस तरह से जैसे कई बार हम मूवमेंट करते हैं, वो जैसे आप कह रहे हो ना वो आवाज आती है, तो कई बार आपने देखा होगा जो हमारा पेटेला है, नी कैप है, कई बार आप मूव करते हो तो उसमें से भी ऐसी आवाज आती है। ऑल ऑफ सडन आप उठते हो, आपका पोस्चर चेंज होता है, तो उसमें तब भी ऐसे जो आवाज कह रहे हैं ना फिंगर्स में आती है। अगर आप स्ट्रेच करते हो कई बार, या कई लोगों को आदत होती है ना वो अपनी फिंगर्स से दूसरे फिंगर्स को प्रेस करते हैं, उसमें से भी जोर से आवाजें आती हैं। तो वो थोड़ा बहुत गैप होता है जिसकी वजह से वो आता है। उसकी ऐसे प्रॉपर थ्योरी नहीं है कि मतलब कुछ हमने ऐसी प्रूवन स्टडीज नहीं देखी हैं जिसका कंसेप्ट हम समझ सकें कि ऐसा हम जब प्रेस करते हैं तो क्यों इस तरह से आता है। वो ऐसा जैसे ये बबल वाला कंसेप्ट कह रहे हैं वो समवट हाइपोथेटिकल है, बट वी आर नॉट श्योर कि ऐसा ही होता है। अभी दिनेश भी बीच में पूछ रहे हैं कि कुछ एक नया ऑर्गन डिस्कवर हुआ है, ऐसा मैंने भी कहीं पढ़ा है। आप लोगों ने भी पढ़ा है कुछ? यस मैम। यस मैम, कौन सा हुआ कंप्लीटली है तो नहीं नया पता ऑर्गन? मैम, पूरा तो पेनक्रियास नहीं के पता। कैंसर के पास कुछ हुआ था। पेनक्रियास के कैंसर के पास हुआ था? नहीं मैम, मैम पेनक्रियास का जो तो मुंह कैंसर में का हुआ था केस चल रहा था मैम, उससे उसमें कैंसर उसके ठीक हो सकता है। हाँ वैसा सा कुछ एक आया तो था, एक शायद और भी आया था स्टडीज के अकॉर्डिंग। कुछ ऐसा था कि हमारे जो वो रहता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक रहता है, उसमें भी उन्होंने कुछ एक नया ऑर्गन समथिंग आइडेंटिफाई किया था, जिसमें हम ये कह रहे थे कि एक नया ग्लैंड उनको मिला है जिसको हम ट्यूबेरियल सिलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। मतलब वो एक नया ग्लैंड उनको मिला था एज पर द स्टडीज, जो ऐसा माना जाता है कि आपका जो थ्रोट है उसको लुब्रिकेट और मॉइस्चर करने के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब वो हमारे नोज और माउथ के बिहाइंड होता है, उनके पीछे होता है, नोज और माउथ के फेरिंग्स पीछे होता कैविटी है। में मैम पढ़ा था, हम सही गया, ये फेरिंग्स कैविटी के पास डिस्कवर करा गया था ये। हाँ एक ट्यूबेरियल सिलाइवरी ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ आया था, वो मोशन करता है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में हर कुछ चीज हमें पता है, मतलब देयर इज ऑलवेज अ चांस ना कि हम कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करते ही रहते हैं। सो ऐसे ही जैसे ये बता रहे हैं इन कैंसर ऑल्सो, तो वो डिपेंड करता रहता है। जैसे आप स्टडीज करते रहते हो वैसे आपको नई नई इनोवेशंस जो है वो पता चलती रहती है। इसलिए कभी भी हम मेडिकल फील्ड में ये नहीं कह सकते कि मुझे सब कुछ आता है, नेवर एवर। हर टाइम कुछ ना कुछ, हर दिन एक नई इनोवेशन होती है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे पहले कुछ ऑर्गन्स थे, आई थिंक मैंने आपको वो टॉपिक पढ़ाया है जिसमें आपको पढ़ाया, फॉरगॉट, आपने शायद पढ़ा भी होगा। एक हमारी बॉडी में कुछ साइट्स होती हैं जिन्हें हम इम्यून प्रिविलेज साइट्स कहते हैं। पढ़ा है कभी आपने? इम्यून प्रिविलेज साइट्स पढ़ी हैं या इम्यूनोलॉजिकल प्रिविलेज साइट्स? मैम कुछ थाइमस से मैम रिलेटेड पढ़ा था हमने। इम्यूनोलॉजिकल उससे प्रिविलेज रिलेटेड साइट कुछ ऐसी साइट्स होती है जहां पर जो आपका इम्यून सिस्टम होता है ना वो बाकी जगह से कम एक्टिव होता है। मतलब वहां पर इम्यून रिस्पॉन्स जो रहता है उन ऑर्गन्स का, दैट इज समवट रिड्यूस्ड। जैसे पूरी बॉडी में इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, कुछ हमारी ऐसी साइट्स होती हैं जहां पर जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो समवट लो रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें कि प्रेगनेंसी के केस में देखें कि जो मदर की बॉडी है वो फीटस को एंटीजन क्यों नहीं कंसिडर करती। वो ऐसा ये मत सोचिए कि वो RH नेगेटिव या पॉजिटिव फैक्टर है, उसको मत सोचिए। नॉर्मली कोई RH फैक्टर का कोई वेरिएशन नहीं है, दोनों का RH फैक्टर सेम है, लेकिन है तो वो एंटीजन है ना। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो बॉडी है वो फीटस को डिस्ट्रॉय कर देती है? उसमें सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि वो जो पार्ट रहता है, ठीक है, उस एरिया में जो इम्यूनोलॉजिकल जो हमारा वो रहता है, आपका रिस्पॉन्स रहता है, दैट इज समवट लो, जिस वजह से बॉडी जो है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती है एज अ एंटीजन।
ऐसे ही कुछ हमारे और साइट्स हैं, जैसे आईज हैं, ठीक है। जब आईज की सर्जरी होती है उस टाइम पे रिजेक्शन के चांसेस सबसे कम होते हैं, क्योंकि रिजेक्शन बॉडी तभी रिस्पॉन्स शो करती है, किसी ऑर्गन को तभी रिजेक्ट करती है जब आपकी बॉडी में उसके लिए कोई एंटीबॉडी बनी हो। मतलब जब आपकी बॉडी उसको फॉरेन मटेरियल समझेगी, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव रहेगा बहुत ज्यादा, तो ऑर्गन रिजेक्शन हो जाती है। लेकिन अगर आईज के केस में हो तो उस टाइम आईज की सर्जरी में ऐसे चांस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि वहां पर इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बहुत कम होता है। तो ऐसी स्टेजेस में पहले ब्रेन को भी कंसीडर किया जाता था कि दैट ब्रेन इज आल्सो समवट इम्यूनोलॉजिकली प्रिविलेज्ड साइट, लेकिन आफ्टर सम स्टडीज व्हाट दे हैव फाउंड कि नहीं, ब्रेन में भी इम्यून रिस्पॉन्स है। सो दैट इज आफ्टर द स्टडी उन्होंने उस कैटेगरी में से ब्रेन को बाहर निकाल दिया। तो लाइक ऐसा नहीं है कि एक बार कोई चीज डिस्कवर हो जाती है तो वो दोबारा से चेंज नहीं होती है, दे कैन बी चेंज्ड, उसमें पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आप नई कोई स्टडीज करते हो उसके बेसिस पे हम सारी चीजें आगे से आगे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। वन बाय वन। हाँ जी मैम एक और डाउट था, जैसे हमने बहुत सारे चीजें पढ़ी हैं, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फूड मिथ्स, so amongst them one is that we should never take milk after fish, so मैम इसका क्या रीजन? मैम ये भी अभी हाइपोथेटिकल इसका कॉन्सेप्ट दिया गया कि मैम ये भी साइंटिफिकली प्रूव है ना? हम ये कहते हैं कि दही और दूध साथ में नहीं लेना चाहिए, वही कंसेप्ट कह रहे हो ना आप? फिश एंड मिल्क, फिश एंड मिल्क, अच्छा। स्पॉट मैम देयर यूज्ड टू हैव इट ऑफ स्पॉट्स ऑन ऐसा स्क्रीन। कुछ नहीं होता है। I think I mentioned the same, that there are several type of food myths. My first plan was this only. तो मिथ्स है ना, तो इस वही तो कह रहा हूँ। अरे वो कंफर्म वही कर कह रहा रहा है, है। अरे वो कंफर्म कर रहा है कि ये मिथ है या फिर ऐसा सच में होता है। देखिए रिगार्डिंग द फूड ऐसा है कि बहुत सारी, इसको हम हर चीज को मिथ नहीं कह सकते। मतलब अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं तो ऐसा नहीं रहता कि आपका जो फूड है वो कभी इंटरेक्ट नहीं कर सकता, चाहे आप कितना भी न्यूट्रिशियस फूड क्यों ना ले रहे हो, बहुत सारी चीजें आपस में इंटरेक्ट करती है, जिन्हें हम फूड इंटरेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। उन इंटरेक्शन के चलते क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो जाती हैं जो बॉडी को नुकसान देना स्टार्ट कर देती हैं। एज पर जैसे कि आप फिश और मिल्क की बात कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं कि जो मिल्क होता है उसका कूलिंग इफेक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं ना तासीर, जिसको कहते हैं किसी चीज की जो इफेक्ट है बॉडी में वो कैसा आता है। अब आइस आपकी जो होती है वो वैसे कूलिंग इफेक्ट शो करती है, लेकिन बॉडी में उसकी तासीर गर्म होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क जो है वो कूलिंग इफेक्ट देता है, लेकिन अगर आप फिश को देखें तो फिश का जो है हीटिंग इफेक्ट आता है। सो ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी गर्म चीज को ठंडी चीज के साथ खाते हैं तो बॉडी में केमिकल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। उस केमिकल चेंजेस की वजह से दोनों जो फूड है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी में कुछ डिफरेंट चेंजेस करने स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर हम न्यूट्रिशनिस्ट की बात सुने तो न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं इन दोनों चीजों को अवॉइड करते हैं साथ में लेने के लिए। मतलब देयर शुड बी सम टाइम डिफरेंस, कि अगर आप इनको खा भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम डिफरेंस होना चाहिए। बट मैं ये नहीं कह सकती ये मिथ है, बट एज पर स्टडीज न्यूट्रिशनिस्ट ऐसा कहते हैं कि इन्हें एक साथ नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हाँ जी मैम एक और फूड मिथ है कि लाइक जब हम खाना खाते हैं तो जी। हमें पानी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बट मैम मेरे दिमाग में भी यही था। सुना था मैम, डाइजेशन हाँ, इंप्रूव करता but है कई वो। लोग कहते हैं, सुन ले भाई पहले मेरे सुन ले पहले। कई लोग कहते हैं कि लाइक अगर आप थोड़ा पानी पी लो तो वो हार्म नहीं करता, तो मैम क्या सही है ये बात? हाँ ये बात लाइक ठीक है। थोड़ा सा देखो पानी पी लो। हम इसकी भी दो थ्योरीज हैं। कुछ ऐसा कहते हैं कि खाना खाने के बाद एकदम बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, बिकॉज उसमें क्या हो जाता है कि नहीं मैम, आप, मैम आप रॉन्ग ले रहे हो कि लाइक हाँ जब हम खाना खा रहे होते हैं, खाने के बीच में, हाँ खाने हाँ के मैं बीच में लाइक वो चीज। दोनों चीज में आपकी बात समझ गई, दोनों चीज समझ गई। यस हमारे मैम। पास दो चीज रहती है, आपने सुना होगा घर पे भी कहते हैं खाना खाने के बाद एकदम पानी नहीं पीना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए। उसका एक रीजन क्या रहता है कि जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जो हमारा HCl होता है जिसने डाइजेशन करना होता है, समवट वो डाइल्यूट हो जाता है।
मोर ओवर आपका जो फ्लूइड है वो ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा भी होगा, अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी लेते हो तो आपको एब्डोमेन पेन भी होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो थोड़ा ओवरलोड हो जाता है, फ्लफीनेस आ जाती है उसकी वजह से, और हमारा जो एब्डोमेन गर्थ होती है ना, गर्थ का मतलब होता है जो साइज होता है, समवट वो भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और जो आप कह रहे हो कि थोड़ा थोड़ा वाटर कंज्यूम करना चाहिए, उसका यही है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा वाटर कंज्यूम करते हो तो क्या है कि जो आपका HCl की जो कंसेंट्रेशन है वो इतनी डाइल्यूट नहीं होती, ठीक है। आप सिप सिप करके वाटर साथ में ले रहे हो, मान लीजिए आपने थोड़ा फूड इनटेक करा, ठीक है, उसको च्यू करा, उसके बाद आपने थोड़ा पानी पिया, तो उससे क्या है कि जो आपके गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं होंगे, ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस ज्यादा डाइल्यूट हो जाएंगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। अगर आपका फूड ही डाइजेस्ट नहीं होता है तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा मीन्स वो एसिड बॉडी में पड़ा रहेगा, ठीक है, उससे आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। सो डाइजेशन इज रिक्वायर्ड, अगर प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा तो फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने देखा होगा ना, बहुत लोग कहते हैं कि हमें खाना अच्छे से हजम नहीं होता, तो उनका जो एब्डोमेन है वो बहुत ज्यादा फूल जाता है, मतलब फ्लैटुलेंस का मतलब होता है जो एब्डोमिनल गर्थ है वो इंक्रीज हो जाती है, और वो बहुत ज्यादा जो जिसके अंदर पेट फूलना शुरू हो जाता है, तो बहुत ज्यादा फ्लैटुलेंस आ जाती है। सो उस केस में ये ऐसा रहता है कि पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए, ताकि हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जूसेस है, एसिड है, वो सब डाइल्यूट ना हो जाए और वो अवेलेबल रहे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। आई थिंक ऐसे ही कुछ पूछ रहे थे आप। यस मैम, काइंड ऑफ कह सकते हैं। नहीं, कुछ और भी था इसमें, और भी कुछ चाह रहे थे कि आप इसमें, कुछ और भी क्वेश्चन था आपका। नहीं मैम, लाइक कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि लाइक हम पानी, लाइक हम ऐसे कहते हैं कि पानी के पीते हो आप, उसके बाद दही मत खाओ, या कहीं कुछ कहते हैं, कुछ लस्सी ना पियो, कुछ कहते हैं अजीब अजीब नहीं से। नहीं नहीं, ये तो नहीं है। बटर मिल्क और कर्ड के साथ ऐसा नहीं कि पानी के ऊपर आप वो नहीं पी सकते, लेकिन हाँ आपको ऐसा जरूर कहा जाता होगा कि दवाई जब आप खाते हैं तो हर किसी दवाई को हम जूस के साथ, मिल्क के साथ नहीं लेते। दे ऑलवेज एडवाइस कि आपको पानी के साथ लेनी है। तो कुछ एक मेडिसिन ऐसी होती हैं जो सिर्फ हम आपके मिल्क के साथ लेते हैं, जैसे कैल्शियम होता है, ठीक है। कैल्शियम को अगर आप मिल्क के साथ लेते हैं तो उस मेडिसिन का, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है। जितना अच्छे से वो एब्जॉर्ब होगी बॉडी में, उतना ही आपके बोन्स में जाके वो डिपॉजिट होगी, उतना ही कैल्शियम का कंटेंट इंक्रीज होगा। जूस के साथ क्या रहता है, जूस में बहुत सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं जो हमारी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं, वो अलग ही रिएक्शन करनी स्टार्ट हो जाती है, और कई बार वो इतनी पॉइजनस हो जाती है दैट इट कैन बी लीथल, जान भी जा सकती है पर्सन की, ठीक है। फॉर दोज की जो सोचते हैं कि जूस के साथ लेने से जूस में भी न्यूट्रिशन है, मैं तो दवाई ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी में पोटेशियम की कमी है तो उसके लिए हम पोटेशियम सप्लीमेंट्स देते हैं टू इंक्रीज द पैलेटेबिलिटी, मतलब उसका टेस्ट अच्छा करने के लिए हम उसे जूस में मिक्स करके देते हैं, ताकि पर्सन उसको इजिली जो है कंज्यूम कर सके। उसका टेस्ट बहुत ज्यादा गंदा होता है, तो उस केस में हम जूस में मिक्स करके देते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। बट दीज आर सम स्पेसिफाइड कि इन्हीं चीजों को आप ले सकते हैं, हर किसी को नहीं लेते। एक्सक्यूज मी मैम, जी हम जैसे ये कहते हैं कि दूध और दही को लेनी चाहिए, तो मैम उसका कुछ है लॉजिक? हाँ, दूध और दही को साथ में नहीं लेते, उसमें स्किन के ऊपर आपको इफेक्ट्स देखे भी होंगे, जो वाइट स्पॉट्स। समवट एक तरह की स्किन डिजीज होती है जो मिल्क और कर्ड के इंटरेक्शन की वजह से होता है। बिकॉज जो आपका मिल्क होता है उसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं और जो कर्ड के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। कर्ड समवट आपने देखा होगा, हर टाइम कर्ड आपकी मीठी नहीं होती, कई कई बार थोड़ी सी सोर टेस्ट की भी होती है, खट्टी भी होती है। सो वो जो है आपके जो मिल्क है उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे आपने देखा ना, पनीर बनाने के लिए हम उसमें वो डालते हैं, लेमन जूस डालते हैं, तो Yes, ma'am. वो एक तरह से सोर कंटेंट होता है, एसिडिक होता है नेचर में, तो वो जैसे आपके दूध को उस टाइम स्प्रेड कर देती है उससे पनीर बन जाता है। ऐसे ही रिएक्शन जो है हमारी बॉडी में भी हो जाती है, तो उससे कई बार स्किन में अलग अलग चेंजेस आ जाते हैं, और मतलब ऐसी डिजीज हो जाती है कि आपके स्किन पर ना पैचेस से बन जाते हैं। एक जगह आपका नॉर्मल कलर रहेगा और दूसरी जगह जो कलर है वो थोड़ा ब्राइटर हो जाता है, तो उसमें मेलानिन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। किसी जगह मेलानिन थोड़ा ज्यादा रहता है, किसी में थोड़ा कम रहता है, तो इस तरह बट की लेकिन हम सौर इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए मिल्क ऐड करते हैं, ये भी देखा है मैंने।
मैम ज्यादा ऐसा सॉर हो रिएक्शन जाती तो है। फिश में भी है। यस मैम, Yes, कर्ड में ma'am. हम मिल्क ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सॉर ना हो। Yes, ma'am. लेकिन फिर वो कंटेंट का फर्क पड़ता है ना। आप देखो, आप उसमें ये तो नहीं गिलास भर के ऐड कर देते हो। हाफ कप क्वांटिटी मैटर्स, क्वांटिटी क्वांटिटी में। मैटर्स, क्वांटिटी मैटर करती है। आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो और उसको कितने में मिक्स कर रहे हो, वो चीज भी मैटर करती है ना। अगर आप कंज्यूम ऐसे कर रहे हो कि आपने एक गिलास पूरा भर के और एक बाउल पूरा भर के ले लिया, तो देयर कैन बी अ चांसेस। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा ऐसा होगा। घर जाके ये मत शुरू कर देना कि हम दही भी खा के देखेंगे और हम दूध भी पी के देखेंगे कुछ होता है कि नहीं होता है, फिर हम बोलेंगे कुछ नहीं होता है। हर चीज जो होती है वो ट्राई करने के लिए नहीं होती है, ठीक है। कभी कभी दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहिए, ये मत करने बैठ जाना, ठीक है। तो Yes, इसमें ma'am. इंटरेक्शन हो जाती है और आपस मैम में। हाँ एक वाटरमेलन के ऊपर पानी। हाँ, ये भी मना किया जाता है मैम इसका इसमें। रीजन क्योंकि हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। नहीं, क्योंकि मैम वाटरमेलन तो पहले से ही मेन वाटर के लिए ही वो होता है ना, वाटर रिच एग्जैक्टली होता है। हाँ, तो उसमें मैम क्यों, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो वाटरमेलन से भी मिल जाएगा और हमें सिंपल जब हम पानी पियेंगे तो उससे भी सारा कंटेंट मिला के ज्यादा हो जाएगा। नहीं, कंटेंट ज्यादा मतलब ऐसा क्या रहता है कि जनरली जितने ये हमारे कंसेप्ट चलते हैं ना, ये सारे आयुर्वेदिक बेस्ड कंसेप्ट चलते हैं। मतलब कि वाटरमेलन पे पानी नहीं लेना चाहिए। आई एम नॉट डिसएग्रीइंग, इवन आई आल्सो फॉलोड द दिस पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, कि कुछ चीजें उन्होंने स्टडी के अकॉर्डिंग कह रखी हैं कि अगर ये चीज आप नहीं लेंगे तो बेटर रहेगा। तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर आप वाटर का ओवरलोड हो जाता है तो कई बार जो फ्लूइड ओवरलोड होता है वो इंक्रीज हो जाता है। हम ये कहते हैं ना कि दिन में पानी के आप इतने गिलास पीजिए, आपको ये थोड़ी ना कहते हैं कि 10 लीटर पानी पी लो, 20 लीटर पानी पी लो। फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, बॉडी में इतना ज्यादा फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा कि आपकी किडनीज के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली किडनीज ने फिल्टर करके इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है वाटर को बाहर निकालना है ना। तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाता है। तो पॉसिबली ये उन्होंने कहा होगा कि 96% जो आपका वाटरमेलन है, तो 96% आपका वाटर ही होता है। तो अगर आप उसके ऊपर भी वाटर पिएंगे तो पॉसिबली कि वाटर ओवरलोड के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी वो लोग ऐसा भी कहते हैं कि शायद बॉडी एक हो जाता है, मतलब जो हम आम भाषा में कहते हैं ज्यादा पीने से पेट में दर्द हो जाएगी, ऐसे मतलब सुना होगा आपने, जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं। बट फ्लूइड ओवरलोड होने का चांस है एज पर, अगर हम उसको क्लिनिकली थोड़ा रिलेट करें। आज तो टॉपिक मैं नहीं स्टार्ट करना। करना है मैम, तो वैसे मैम वाटरमेलन के साइज पे भी डिपेंड करता होगा ना, हम पूरा तो हम खा नहीं लेते हैं। नहीं, बट जितना भी आप कंज्यूम करते हैं ना, उसमें अगर हम ये कहते हैं कि ओवरऑल अगर आपका वाटरमेलन उस पे 96% है, तो हम अपने बॉडी वेट से भी अगर कैलकुलेट करें तो हम उतना खा लेते हैं। इसलिए कुछ टाइम के बाद ही पानी को कंज्यूम करना चाहिए, ओके मैम, इसलिए वो गर्मियों में ही मिलता है। थैंक यू मैम। चलिए, आज आपका टॉपिक रहेगा लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अब हम डिस्कशन करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम पे, वन बाय वन मैं पूछूंगी। आप लोगों को जितना जो भी पता है लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे। देन वी विल गो फॉर द वीडियोस, ठीक है। मैं आपको कुछ वीडियो शो करूंगी, जिसके बाद आपको हो सकता है जो थोड़े बहुत डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। देन वी विल फॉलो विद योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। ओके, ओके मैम। हर्षित, यस मैम। what do you mean by lymphatic system? मैम 2 मिनट सोचने दो, अभी टाइम होगा था मेरे को। लिम्फेटिक सिस्टम। सेम क्वेश्चन फॉर आदिति एंड हर्षप्रीत, अपने आंसर रेडी मैम रखिए। ओके। मैम इतना मेरे को याद है कि मैम इसमें ना लाइक लार्ज नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। मेरे को इतना याद है, पर टाइम हो गया काफी, बट ओके, इतना एक याद है। बहुत बड़ी वेसल्स का पूरा नेटवर्क होता है, दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। एक पॉइंट आपका यस ये है। मैम। ओके, यस सेम मैम। क्वेश्चन फॉर आदिति। मैम लिम्फेटिक सिस्टम, ये तो जैसे हर्षित ने बोला, वो बहुत बड़े नर्व्स का पूरा ब्रांच होता है, और ये मतलब लाइक ये हमारी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है। और ये और वो मतलब एक तरह से प्रोटेक्टिंग, ये भी इम्यून सिस्टम भी बढ़ा सकता है। ओके, इम्यून सिस्टम बढ़ा सकता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है।
ओके, हर्षप्रीत सेम क्वेश्चन। मैम बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम दो मेन एरियाज पे इसका इन्फ्लुएंस रहता है। दो सिस्टम्स होते हैं बॉडी के। सबसे पहला जो कि मैक्सिमम लोगों ने बता दिया हम कि इम्यून सिस्टम होता है, और दूसरा हम कुछ हद तक सर्कुलेशन पे इसका रहता है। लिम्फ हम कनेक्ट कर सकते हैं लिम्फ वर्ड्स, हमने लिम्फ पढ़ा है ब्लड में, तो सर्कुलेटरी यहाँ से हो गया, और सर इम्यून सिस्टम बता दिया हम। तो इम्यून सिस्टम में बेसिकली हमने डिफरेंट टाइप के इसमें ऑर्गन्स पढ़े थे कि सर देयर आर सेवरल टाइप ऑफ लिम्फेटिक ऑर्गन्स। तो हमने भी अब ब्लड में हम पढ़ के आते हैं बोन मैरो, जहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है डिफरेंट टाइप के सेल्स का। थाइमस हमने बहुत पहले पढ़ा था, ये भी इम्यून सिस्टम से होता है। हम जो टी सेल्स बी सेल्स डिफरेंट टाइप के सेल्स पढ़े थे हमने। और हम उसके बाद फिर स्प्लीन एक बहुत कॉमन हमने 12th में भी पढ़ा था। और नोट्स, लिम्फ नोट्स करके भी हमने एक टर्म पढ़ा था, मेरे को उसका वो स्ट्रक्चर और डेफिनेशन तो याद नहीं, पर लेकिन लिम्फ नोड जो अपने आप में लिम्फ सिस्टम से कनेक्टेड है। और तो इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या कंपोजिशन हो सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की? किन किन चीजों से लिम्फेटिक सिस्टम बना है आपका? मैम कंपोजिशन इन सेंस मतलब जैसे हम लिम्फेटिक कहते हैं, वेसल्स, हाँ हाँ जैसे डिफरेंट वेसल्स हो गए, मैम नोड्स हो गए, और नोट्स। फ्लूइड्स हो गए, लिम्फ फ्लूइड होता है जो अलग अलग बाकी, लिम्फ और जो ऑर्गन्स, बेसिक लिम्फ कंटेंट्स ऑर्गन्स, होते हैं इसके। ठीक है। आपके अकॉर्डिंग लिम्फ वेसल्स हो गई, लिम्फ नोड्स हो गई, और लिम्फ ऑर्गन्स हो गए, और भी कुछ है? कोई और बोलना चाहता हो, कुछ और पार्ट जो छूट गया हो? मैम टी लिम्फोसाइट्स होते हैं इसके अंदर। अच्छा, और ये बनते कैसे हैं, मतलब जो हमारी एपिथेलियल वॉल होती है, यानी वॉल जो होती है हमारी ब्लड वेसल्स की, उसमें से जो लीक होता है वो एक्स वाटर फ्लूइड, उससे ये बनती है। नहीं वो तो ठीक है, उसके अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। इट इज नॉट द ऑर्गन ना, वो उसका ऐसा कंपोजिशन नहीं है ना, वो उसके अंदर जो लिम्फ फ्लूइड होता है वहां कहीं प्रेजेंट होते हैं। जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनके अंदर होते हैं ये टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। सो हम उसको कंपोजिशन में ना काउंट कर सकते हैं। ओवरऑल कंपोजिशन में हम कह देते हैं कि अगर ये वास्ट नेटवर्क है तो वो नेटवर्क बना किस चीज से है? सबसे पहले रहती है आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है। सबसे पहले कैपिलरीज आती है, कैपिलरीज जो हैं उनसे आगे वेसल्स बनती हैं, वेसल्स आगे जब बाइंड होती हैं दे विल फॉर्म अ लिम्फेटिक ट्रंक, ठीक है। लिम्फेटिक ट्रंक है, उसके साथ आपके लिम्फ नोड्स आती हैं जो एक तरह के चेक पॉइंट्स होते हैं। जब हमारा फ्लूइड जो है वापस आता है तो इन चेक पॉइंट्स पे रुकता है, जिसमें से अगर कोई इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उसको लिम्फ नोड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय करती हैं, बिकॉज लिम्फ नोड्स में टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी ये सब प्रेजेंट होता है जो डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी आती है सबक्लेवियन वेन, ठीक है। सबक्लेवियन वेन जो है आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं जैसे आपके शोल्डर्स होते हैं, उस एरिया में ये हमारी वेन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? इसमें लिम्फ कैपिलरीज हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ ट्रंक है, ठीक है। देन देयर इज अ सबक्लेवियन वेन है। सो इन सबको मिलाकर, जिसमें आपके लिम्फेटिक ऑर्गन्स, ये सब कुछ मिलाकर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बनता है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग इसका क्या फंक्शन हो सकता है? हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम की जरूरत क्या है? मैम मेंटेनिंग फ्लूइड्स, उसका ट्रांसपोर्ट करता है। मेंटेनिंग मैम फ्लूइड फ्लूइड, कैसे? फ्लूइड लेवल्स मैम, लाइक मैम फ्लूइड्स को क्लियर रखता है, जो हमारे सेलुलर वेस्ट होते हैं वो उन्हें निकाल देता है। एंड इतने आइडिया है। मैम इम्यून सिस्टम पे वर्क करता है, जैसे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट ये जो होते हैं वो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं, तो ये इम्यूनिटी पे भी ये उसका फंक्शन होता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करना एक तरह से। ठीक है, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे करता है। एक आपने कहा कि वेस्ट मटेरियल को जो है बॉडी में से एक्सक्रीट आउट मैम। कर देता है, तो एक फंक्शन ही होगा। कुछ और भी फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम का? मैम फैट एब्जॉर्प्शन। वेरी नाइस, फैट एब्जॉर्प्शन। और कुछ? वो जो भी मैंने बोला, बी लिम्फोसाइट्स और बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी के लिए होते हैं रिस्पॉन्सिबल, उसके हाँ जी, फॉर्मेशन में। जी हाँ, दिनकर कुछ आप बता रहे थे। मैम हार्मोन बनाता है मैम एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कहाँ से बनाता है हार्मोन? ये कहाँ पढ़ा आपने कि हार्मोन बनाता है?
मैम इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, मतलब प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट ब्लड में मतलब बॉडी में रहे मैम। इलेक्ट्रोलाइट का नहीं करता, बेसिकली जो लिम्फेटिक सिस्टम है सबसे पहले इसका जो रहता है, इट्स अ काइंड ऑफ सब क्लास। जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इसके लिए एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करता है। लाइक जो दोनों सिस्टम्स है, ये दोनों को हेल्प करता है इन देयर डिफरेंट वेज। सबसे पहले अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो हमारी वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो हैं, हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, दैट आर द कैपिलरीज। ठीक है, वो ब्लड को लेकर जाती हैं, बाकी ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेट कर देती है। लेकिन एक हमारी ऐसी भी ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें हम वेन्स कहते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हार्ट में लेकर आती है। ठीक है, आपको शायद ब्लूइश कलर की लाइंस अपनी स्किन पे भी दिखाई देती होंगी। ठीक है, दैट आर द वेन्स। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम, मतलब इसमें कहीं लीकेज का कोई पॉइंट नहीं होता, पूरा एक क्लोज सिस्टम होता है। लेकिन क्या है कि आपका अगर पूरे दिन में हम कैलकुलेट करें तो 20 से 21 लीटर्स जो है, जो हमारा फ्लूइड होता है, जो पंप होता है आपके हार्ट से और वापस हार्ट तक आता है, वो अमाउंट जो है वो कम है। मतलब हार्ट पंप करता है 20 to 21 लीटर्स तक, लेकिन वापस आता है सिर्फ 17 लीटर्स, यानी वो 2 to 3 लीटर्स जो है वो बॉडी में एज सच प्रेजेंट रहता है। अगर उसे रिमूव करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, तो वो सारा फ्लूइड हमारे ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो जाएगा। अगर वो सारा डिपॉजिट हो जाएगा तो आपके ऑर्गन्स में स्वेलिंग आ जाएगी, जैसे हम एक बैलून जैसे बन जाएंगे और हमारा जो पूरे ऑर्गन टिश्यूज हैं वो सब फ्लूइड से भर जाएंगे। उस चीज को अवॉइड करने के लिए, उस चीज को ओवरकम करने के लिए आपका लिम्फेटिक सिस्टम आता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, जहां आपकी जो कैपिलरीज और जो वेन्स होते हैं, यानी ये तो दोनों आर्टीरियल और वीनस सिस्टम होता है, जहां पर ये क्लब करता है सिस्टम, उसी के ऊपर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ओवरलैप करता है। वहां से जो फ्री मटेरियल है, यानी जो फ्री लिक्विड है, वो फ्री फ्लूइड को अपने अंदर जो है उसको स्वेलो कर लेता है या उसको अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, और फिर उसी को जाकर आपके वीनस के साथ ज्वाइन कर देता है, जो अल्टीमेटली घूम फिर के हार्ट के पास पहुंच जाता है। यानी अगर आपका लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होगा तो वो जो 2 से 3 लीटर वाला जो फ्री आपका फ्लूइड है, वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से एडीमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बचा हुआ है उसे जो है पिकअप करता है और आपके वीनस जो सिस्टम है उसको जाके अटैच करेगा, वहां से कॉमनली सारा फ्लूइड जो है हार्ट के पास वापस चला जाता है। दूसरी चीज क्या रहती है, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, ये फैट की अब्जॉर्प्शन करता है। आपको पता है हमारा जो ब्लड है वो सारे जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं सबको कैरी करके लेके जाते हैं, लेकिन फॉर द ब्लड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी फैट, बिकॉज फैट जो होता है दैट इज ऑफ बिगर साइज। ठीक है, फैट मॉलिक्यूल बड़े साइज का होता है, इसीलिए ब्लड के साथ वो कैरी नहीं हो पाता। सो इट्स योर लिम्फेटिक सिस्टम जो उसको कैरी करता है। ठीक है, और उसकी पैसेज की हेल्प से ही जो फैट है बॉडी में वो डाइजेस्ट होता है। सो इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, lymphatic system help in the absorption of और द डाइजेशन ऑफ द फैट। तो फैट की डाइजेशन जो है वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से होती है। ठीक है, थर्ड है आपका इम्यून सिस्टम। क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं, सो दिस लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो कंटेन द सेम थिंग। अगर कोई बड़े मॉलिक्यूल्स है, कोई वेस्ट मटेरियल है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज की हमारी जो वेसल्स होती है, जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स होती है, उनका स्पेस ज्यादा होता है, उसमें जब फ्लूइड एंटर करता है तो फ्लूइड के साथ साथ उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एंटर हो जाते हैं या कुछ मटेरियल जो है वो भी एंटर हो जाते हैं। और जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, क्योंकि हमारे चेक पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लिम्फेटिक नोड्स कहते हैं, उन नोड्स के पास जैसे ही आपका फ्लूइड पहुंचता है तो जो उसमें एंजाइम्स होंगे, टी लिम्फोसाइट्स होंगे, बी लिम्फोसाइट्स है, डब्ल्यूबीसीज है, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। दैट्स वाई जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, इट एक्ट एज अ हेल्पिंग हैंड फॉर योर इम्यून सिस्टम। ठीक है, एज वेल एज योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड योर सर्कुलेटरी सिस्टम। सो इसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शंस रहते हैं जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम में आपका एक फ्लूइड रहता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं। आइडियली जो लिम्फ है इट्स वाटरलेस। ठीक है, मतलब उसमें वाटरलेस, इट्स कलरलेस,
वो वाटरी फ्लूइड होता है, बिल्कुल कलरलेस है, उसमें प्रोटीन्स होंगे, स्टार्च हो सकता है, आपका सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है, और उसमें इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है उसमें प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। सो ये सब चीजें मिलकर जो है आपका लिम्फ बनाते हैं। लेकिन जब आपके हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, जब आपका लिम्फेटिक सिस्टम फैट को कैरी करके लेके जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट फैट, अब जो लिम्फ है आपका, इट बिकम अ क्रीमी फ्लूइड, उसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैट। तो वो फैट उसका स्ट्रक्चर, उसका कलर सब चेंज कर देता है। इस टाइम पर हम जो आपका फ्लूइड है, जो लिम्फ है, उसको हम काइल कहते हैं, ठीक है। वो जो कंपोनेंट है वो अब आपका जो है फैट लेकर जा रहा है अप टू जब तक कि वो लिवर के पास पहुंच के वो डाइजेस्ट ना हो जाए, ठीक है। आई विल शो यू द वीडियो, ठीक है। हम एक आपको वीडियो शो करते हैं, उससे देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, ठीक है, और किस तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अभी आप मुझे बता देना आपको शेयर हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। Visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Welcome to Audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now Yes, please ma'am. mute your mic ताकि आप एक बार सुन सके। one of our series on the lymphatic system by the Vascular Anomaly Center here at Children's Hospital, Colorado. In this video, we'll explain what the lymphatic system is, and click here or check the description below for part 2, where we explore what happens when it doesn't form correctly. The lymphatic system is an efficient, intricate, and vital organ system in your body, but it is often poorly understood. Our bodies have two main circulatory systems for transporting fluid, cells, nutrients, and waste: the cardiovascular, or blood system, and the lymphatic system. They are like two mass transit systems with passengers, routes, and destinations. Both are made up of vessels, the train tracks and roadways, and passengers, the cells, molecules, and fluid. Other 15% are picked up by the lymphatic system. The lymphatic system is like a high-tech taxi system which helps several important systems: the blood system, the immune system, and the digestive system. First, the lymphatic system returns extra fluid back to the blood system. When passengers are picked up at the lymphatic capillaries, they're called lymph. Lymph is made up of proteins, fats, immune cells, and extra fluid that has leaked out of the blood system, which needs to be returned. These capillaries merge with lymphatic vessels, which join into larger trunks and ducts, which finally drain into the heart, returning the lymph to the blood system. This is the normal journey for fluid in the body, from the blood to the tissues, some to the lymphatics, and back to the blood. Second, the lymphatic system helps the immune system fight infection. Its journey back to the heart, lymph is stopped by many strategically placed checkpoints with the immune system, which helps your body fight infection. These are called the lymphatic organs. They include your tonsils, adenoids, Peyer's patches, hundreds of lymph nodes, largest lymph node in your body. The thymus and bone marrow have important jobs as well. At these checkpoints, immune cells look for threats. If a threat is detected, the lymphatic organ calls for help, and extra lymph floods in, carrying masses of immune cells. The increased amount of lymph causes the organ to swell up.
After the threat is eliminated, the swelling goes back down. Finally, the lymphatic system helps the digestive system. At the small intestine, nutrients get on the blood system and are picked up by the lymphatic system. Since this lymph is rich in fat, it's called chyle. Chyle is affected by the kind of food you eat. For example, a juicy steak makes the chyle much richer in fat and protein compared to a salad. Chyle travels up the central lymphatics, the main central highway of the lymphatic system, up to the heart, enters the bloodstream, and finally travels to the liver, where its large, rich nutrients are digested. Today you learned that the lymphatic system is one of two circulatory systems along with the blood system. It helps return extra fluid to the blood system, helps the immune system fight infection, and helps transport fat and other large molecules for your digestive system. But what हाँ जी, समझ में आया कुछ? यस मैम। यस मैम। जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे वो चीज उन्होंने आपको एनिमेटेड फॉर्म में दिखा रखी है। ठीक है, अभी एक और वीडियो शेयर करती हूँ, वो भी देखिए। विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In a nutshell, the Audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In a nutshell, the lymphatic system is a drainage system that removes excess fluid from body tissues and returns it to the bloodstream. It's actually a subsystem of both the circulatory and immune system. The major purpose of the circulatory system is to bring oxygen and nutrients to body tissues and remove wastes. This exchange happens in the smallest blood vessels called the capillaries. Blood plasma containing nutrients moves out of capillaries at the arterial end of capillary beds, while tissue fluid containing wastes reabsorbs back in at the venous end. However, not all of the fluid is drawn back to the bloodstream at this point. About 15% of it is left in the tissues and would cause swelling if accumulated. This is where the lymphatic system comes into play. It picks up the excess fluid and returns it to the circulatory system. Unlike the blood circulatory system, which is a closed loop, the lymphatic system is a one-direction, open-ended network of vessels. Lymphatic vessels begin as lymphatic capillaries made of overlapping endothelial cells. The overlapping flaps function as a one-way valve. When fluid accumulates in the tissue, interstitial pressure increases, pushing the flaps inward, opening the gaps between cells, allowing fluid to flow in. As pressure inside the capillary increases, the endothelial cells are pressed outward, closing the gaps, thus preventing backflow. Unlike blood capillaries, the gaps in lymphatic capillaries are so large that they allow bacteria, immune cells such as macrophages, and other large particles to enter. This makes the lymphatic system a useful way for large particles to reach the bloodstream. It is used, for example, for dietary fat absorption in the intestine. Once inside lymphatic vessels, the recovered fluid is called lymph. Lymph flow is enabled by the same forces that facilitate blood flow in the veins. It goes from lymphatic capillaries to larger and larger lymphatic vessels and eventually drains into the bloodstream via the subclavian veins. On the way, it passes through a number of lymph nodes, which serve as filters, cleansing the fluid before it reaches the bloodstream. Lymph nodes are small bean-shaped structures scattered throughout the lymphatic network. They are most prominent in the areas where the vessels converge.
Lymph nodes contain macrophages and dendritic cells that directly swallow up any pathogens, such as bacteria or viruses that may have been taken up from an infected tissue. They also contain lymphocytes, T cells and B cells, which are involved in adaptive immune response, a process that produces activated lymphocytes and antibodies specific to the invading pathogen. These are then carried by the lymph to the bloodstream to be distributed wherever they are needed. The lymphatic system also includes lymphoid organs. Primary lymphoid organs, the thymus and bone marrow, are the sites of lymphocyte production, maturation, and selection. Selection is the process in which lymphocytes learn to distinguish between self and non-self, so they can recognize and destroy pathogens without attacking the body's own cells. Mature lymphocytes then leave the primary for the secondary lymphoid organs, the lymph nodes, spleen, and lymphoid nodules, where they encounter pathogens and become activated. Thank you for watching. If you like हाँ जी, समझ में आया कुछ वीडियो को देख के? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ समझ में आया या खाली हम वीडियो के टाइम पे सो गए हैं? सो तो नहीं गए थे? No, ma'am. No, ma'am. हाँ, ये वीडियो मैंने शेयर करनी है तुम्हें, ठीक है? कल मैं इसी से क्वेश्चंस पूछूंगी, इसको अच्छे से पढ़ के आना ताकि जब हम आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला काम स्टार्ट करें तो आपको ऐसा ना लगे कि हाँ ये पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या चल रहा है, ठीक है? Okay, ma'am. Yes. अच्छे से पढ़ के आना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम हाँ जी, हाँ जी। मैम आशीष दीवान की अटेंडेंस लगा देना, उसका नेटवर्क इशू है मैम। ओके, नेटवर्क इशू था, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं, फिर आप लीव कर लेना चाहे। लास्ट लेक्चर तक हमारा मन नहीं रहता कुछ पढ़ने लिखने का, है? No, ma'am. Ma'am. No, ma'am. ऐसा नहीं है। ये तो सच बात है, नहीं रहता, नहीं रहता। थक जाते हैं हम इतना पढ़ के, है ना? Yes, ma'am. ओवरलोड हो जाते हैं। क्यों डॉक्टर दीपक, ओवरलोड हो जाते हैं पढ़ के? No, ma'am. अच्छा, नहीं फर्क पड़ता, और पढ़ा देते, कोई बात नहीं। कहते हैं कि बी फार्म का जो बैच है वो कह रहा है कि हमें 1 आवर और पढ़ा दिया जाए, नहीं, ma'am. हमारे डाउट्स क्लियर हो जाए। मैम बहुत है। अच्छा, नहीं बहुत है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे काम करके आ गए हूँ आज। अच्छा, बहुत ज्यादा काम कर लिया है। हाँ, अंकित झा कुछ कह रहे हैं। हाँ अंकित, क्या कह रहे हैं? हाँ, सो जाते हैं हम तो। अच्छा, सो जाते हैं क्या? लास्ट के 2 लेक्चर्स पे सो जाते हैं अंकित? मैम CR ऐसे करेंगे। अच्छा, ये तुम्हारे बैच के सीआर अंकित हैं। गर्ल्स में भी है कोई सीआर? भव्य। अच्छा, भव्या है। ओके ओके। हाँ अंकित, क्या कह रहे हो, सो जाते हैं? अच्छा, वो आस्था कह रही है सीआर ही सोता होगा। वो पहले मिलता है ना टाइम बीच में, अच्छा 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 उसमें। अच्छा, मतलब हम अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। नो मैम। अच्छा, नहीं पूरी नहीं करते नींद? टीचर ने No, इतना ma'am, लोड दे नहीं दिया आपको? मैम बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा लोड है। अरे Yes, फिर तो ma'am. टीचर्स हम जिम्मेदारी टीचर्स बढ़ तुम गई। लोगों को बहुत परेशान करते हैं। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, ये कौन बोला? मैम बट सीरियसली मैम सिलेबस ज्यादा है, +2 के मुकाबले तो बहुत। मैम अरे भाई, बड़े हो गए अब तो, स्कूल वाले थोड़ी ना रह गए। पर मैम यस मैम, थोड़ा 6 months डिस्काउंट में। दो।
यस और डिस्काउंट नहीं, यहाँ कोई हमने प्रोडक्ट्स रख रखे हैं HAP 10% डिस्काउंट में, एनालिसिस दिवाली वाली 15% ऑफर डिस्काउंट पे। मैम ऐसे एग्जाम में आएंगे डिस्काउंट पे। नहीं नहीं, एग्जाम में तो सारा सिलेबस आएगा तब देखना, अभी तो तुम्हें लोड लग रहा है, जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। मुझे तो अभी HAP मार्क्स भी डिस्काउंट में मिलेंगे। आपको HAP डिस्काउंट पे चाहिए अंकित? यस में बहुत ज्यादा सिलेबस है इसका, बाकी से सबसे ज्यादा है। फिर डॉक्टर साहब भी तो हमने ही बनाया आप लोगों को। मैम नंबर भी डिस्काउंट में ही देना। मैं वही डॉक्टर नंबर कहाँ में बने। तो मेरे ना हाथ बहुत परेशान कर देते हैं, ऐसा रहता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फेच मार्क्स। तुम अच्छा लिखोगे तभी नंबर आएंगे, सामने से आएंगे दौड़ते भागते हुए, और अगर अच्छा नहीं लिखा होएगा तो फिर वो मुश्किल हो मैम जाता है कुछ उनका भी पहुंचना। मैम कुछ भी स्टूडेंट तो हम लोग आप ही के हैं। नहीं तो सब्जेक्ट भी तो मेरा ही है, तुम तो स्टूडेंट बाद में हो ना, पहले तो सब्जेक्ट मेरा है ना। मैम बात तो मेरा सेम है ना। ना सब्जेक्ट मेरा मुझे अलाउ नहीं ना करता, मेरी मार्किंग मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं खाली शीट पे या गलत जगह या तुम कुछ लिख ना पाओ उसमें नंबर दूं। मैं तो नहीं वैसे नंबर देती, इसे मेरे मैम सब्जेक्ट में तो पढ़ के देना। हाँ आपके मैम आप पास कैसे एक नंबर सब्जेक्ट होता है देते हो? मैम। मैम आपको से HG पढ़ाना होता है, हमारे पास तो काफी होते हैं, मैथ्स भी हो गया, एनालिसिस भी होगा, ऐसे भी हो गया, नहीं, इतना मैम मैंने हैंडल नहीं केमिस्ट्री भी होता है। पढ़ाई है, मैंने HAP भी पढ़ाया है, मैंने सारे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं मैथ्स को छोड़ के। मैम आपकी बात आपकी, हमारी बात अलग है ना। आप तो स्मार्ट हो, हम नहीं, कहाँ इतने। तुम तो डिजिटल हो ना तुम तो डिजिटल हो। यस डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में ऑनलाइन क्लासेस, हिम्मत चाहिए ऑनलाइन पढ़ने के लिए, वो तुम्हारे पास है, हमारे पास तो थी नहीं बे, इसलिए थैंक यू हमने मैम। ऑफलाइन से पढ़ा। कॉम्बो। हाँ दीदी कुछ पूछ रहे थे आप, आपकी बात बीच पे छूट गई। मैम आप मार्क्स कैसे देते हो, मतलब कैसे पेपर लिखने पे ज्यादा स्कोर होते हैं? जितनी क्वालिटी अच्छी होगी उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। मैम पेपर की क्वालिटी क्वांटिटी हो। जैसे क्वालिटी कम होती चली जाएगी, नंबर का जो आदान प्रदान है वो भी कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अच्छा लिखोगे अच्छे नंबर मिलेंगे। अल्टीमेटली आपके ऊपर है, जितना आप अच्छा पेपर करके आओगे उतने अच्छे नंबर मिल जाएंगे आप। ये मेरे लिए नहीं है, एक्सटर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करो ना। एक्सटर्नल आपको पढ़ाता थोड़ी ना है, जो बाहर एग्जामिनर है वो आपको नहीं पढ़ाता, तुम जो पेपर में लिखोगे वो उसी को इवैल्यूएट करके तुम्हें नंबर देगा। कि वो जानता होगा तुम्हें या तुम जान पहचान निकलवा लोगे? नो मैम। तो फिर जब वो तुम्हें जानता नहीं है तो ये सोचो ना कि मैं भी तुमको नहीं जानती, इसलिए मैंने पेपर वैसे ही चेक करा जैसे एग्जामिनर चेक कर रहा है। हम आप मुझे नहीं जान, आप हम लोग को नहीं जानते। नहीं ऐसे पार्शियलिटी थोड़ी ना होती है। मैंने पढ़ाया, तुमने पढ़ा, नंबर अच्छे आ गए, बस और क्या चाहिए। ये क्या पूछ रही है आस्था? आस्था का माइक नहीं चल रहा क्या? कुछ पूछा है, पता नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या पूछ रहे हो। अच्छा नहीं चल रहा है। मैम वो पूछ रही है कि क्या चेक किया, उसे क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया। अच्छा क्वेश्चन नहीं सुना होगा उसको, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ना है ना, टेस्ट की तैयारी करो अच्छे से। फिर एक एक करके सबके टेस्ट जो है ना यहाँ स्क्रीन पे ओपन करूंगी मैं, ठीक है। स्क्रीन पे ओपन करके फिर हम पॉइंट आउट करेंगे कि आप क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं, सबके लिए होगा। ऐसे मत सोचना कि मैम ने सिर्फ मेरा टेस्ट खोला है दूसरे का नहीं ओपन करा। उस टाइम पीरियड में जितने लोगों का पॉसिबल होगा उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों का डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैम उससे बढ़िया जो टॉपर होगा उसका पेपर कर लेना कि देखो कैसे लिखा है बंदे ने। यस मैम। क्यों वो भाई? पता पेपर नहीं रहेगा। मैम यस जो मैम। टॉपर होगा, मैम टॉपर होगा, स्पेशली उसको क्लियर दिखा मैम। देना कि मैम नहीं नहीं, कितना अच्छा लिखा है बंदे ने, कैसे लिखा है बंदे ने, हम सीख लेंगे उससे। बेटर नहीं, रहेगा ऐसे। मैम और अगर वो तुम बेइज्जती हो ही हुए जाएगी। तो, अगर मैम वो मैं तो तुम नहीं ही होता। हुए तो? दिखा देना मैम। क्या बोल रहा हूँ मैं, दिखा देना। सीख लेंगे नहीं, वो सबके लिए होना चाहिए। देखो गलती हर किसी को अपनी पता चलनी चाहिए ना, देर इज ऑलवेज अ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो हर किसी को पता चलना चाहिए कि मैंने यहाँ गलती की है, नेक्स्ट टाइम मैं ये चीज रिपीट ना करूं। सो जितना पॉसिबल होगा हम सबका दिखाएंगे। मतलब ऐसा रहेगा जैसे आपने अभी टेस्ट दिया है इसी लेक्चर के अंदर, तो आपका 15-20 मिनट का जो भी टेस्ट होगा उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है उसमें हम आपके टेस्ट डिस्कस करेंगे।
तो मैम तो उसमें जो जिस 15-20 मिनट का होगा वो रिटर्न होगा ना? हाँ और हमें हाँ तो मैम हो जाएगा 15-20 मिनट में? कितने क्वेश्चन होंगे? मैंने आपको 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 15 मिनट से एक भी मिनट फालतू नहीं देना है। मैम मतलब कितने मार्क्स के होंगे? 2 क्वेश्चन होंगे। अगर हाफ एन आवर का रखा तो 2 क्वेश्चन हो गए। अगर मैंने एक क्वेश्चन रखा तो वो 15 मार्क्स का होगा, डिपेंडिंग। ओके उतने मैम। टाइम में सबमिट करना है मैम? हाँ जी, क्यों 3 घंटे के पेपर में आप घर जाके थोड़ी ना सबमिट करते हैं शीट, मैम वहीं तो पर ही मतलब देते हैं। पीडीएफ वगैरह बना के अगर वो करना होगा तो उसमें टाइम लगेगा ना थोड़ा सा? डिजिटल लोग हैं, डिजिटल लोगों को पीडीएफ बनाने में कितनी देर लगती है? मैम 2-4-5 मिनट। तो कोई मैम बात अपलोड होने में यूएसबी टाइम से लगती है। ट्रांसफर भी करने में। नहीं। देखिए स्पीड ऐसी रखिए कि आप 12 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दो, 3 से 4 मिनट के अंदर अपलोड कर दो, सिंपल सी बात। मैम मैं 5 मिनट पीडीएफ पे 5 मिनट अपलोड करने जाता है हमारा। 10 मिनट लगा मैम लो आप। अगर इसमें यस मैम मैम। नेटवर्क इशू रहता है मैम। इन सब के साथ 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 20 मिनट में करके अपलोड करना है। मैं 5 मिनट पीडीएफ के 5 मिनट जाएगा उसको इतनी करने में देर कि तो बच्चे अपलोड पीडीएफ करने में। बनाने में लगती ही नहीं है। क्या हम बातें आप कर तो रहे हो टाइम तुम? में डिस्काउंट दे रहे हो। नहीं तो फिर मैं तो चाहती हूँ ना कि तुम लोगों को एग्जाम में दिक्कत ना हो। अगर तुम एग्जाम में दिक्कत करोगे और तुम्हें एक्सटर्नल ने कह दिया नहीं भाई हमने तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं करना, फिर क्या करोगे? लड़ोगे उससे बैठ के कि डिस्काउंट नहीं दिया, ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ? बताओ पॉसिबल है? तो हम पहले क्यों ना ऐसी तैयारी करें अपनी कि हमको पूरे स्पीड से लिखना भी है, हम उसमें कुछ छोड़े भी ना और उसको फटाफट बना के सबमिट कर दे। आप अपनी साइड से कोशिश करो ना, यस मैम। ठीक है? और अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो गया तो भी कौन सा मैंने कहीं चले जाना है, वहीं पर ही होंगी क्लास में, तो तुम्हारा डिस्कस कर लेंगे। बट आई विल ट्राई कि आप टाइम से पूरा कर सको। मैंने आपका पेपर नहीं लिखना है कि कार्बन पेपर नीचे रखा और तुम्हारा पेपर लिख रही हूं मैं बैठ के, ठीक है ना? पेपर तुम्ही को लिखना है तो स्पीड तुम्हें चाहिए। तो मैम नेक्स्ट क्लास तो फिर मैं डिस्कस करने में ही चली जाएगी पेपर को। हाँ तो नहीं चाहते डिस्कस किया जाए? नहीं कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। हाँ तो क्या हो गया? वो टेस्ट वाला टाइम इसी में लिए तो रखा होता है, फ्राइडे को मैंने दिन इसलिए रखा होता है। आपका जर्नली मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करती एक्सेप्ट प्रैक्टिकल, इसीलिए स्टार्ट नहीं किया जाता कोई नया टॉपिक कि आप लोगों का फ्लो छूट जाता है और फिर हम वो सारा भूल जाते हैं जो फ्राइडे को पढ़ा होता है। हाँ दीदी कुछ बोल रही थी? मैम भूल गई, इतनी बार सबने रोक दिया। ओहो भूल गए, कोई बात नहीं, अगली क्लास में आप याद कर लेना, पहले आपका ही सुनेंगे, है ना? चलिए आप लोग पढ़िए जो भी है, ये वीडियोस मैं शेयर कर दूंगी, ये कल आपको पता होना चाहिए क्या समझाया है, ठीक है? यस मैम। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम। एक्चुअली मैम